आज का टॉपिक है, क्या आतंकवाद को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। म्यूनिक 1972 इजरायली ओलंपिक दल के 12 एथलीटों का ओलंपिक गांव से अपहरण कर आतंकवादियों द्वारा उनकी जघन्य हत्या। लेबनान 1983 में अमेरिकी समुद्री बैरक पर आत्मघाती दस्ते का आक्रमण और 241 लोगों की मृत्यु। भारत मई 1991 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आत्मघाती महिला आतंकवादी द्वारा हत्या। श्रीलंका में राष्ट्रपति, मंत्री एवं विपक्ष के नेता की आत्मघाती दस्ते द्वारा हत्या की लगातार कई घटनाएं। न्यूयॉर्क एवं मुंबई के वाणिज्यिक केंद्रों में बम विस्फोट। अमेरिकी शहर ओक्लाहामा में बम विस्फोट। जापान में उग्रवादियों द्वारा रेल यात्रियों पर रासायनिक हमले। कश्मीर में विदेशी यात्रियों का आतंकवादियों द्वारा अपहरण। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विमान अपहरण। जुलाई 2006 में भारत में मुंबई उपनगर रेलवे में बम विस्फोट। नवंबर 2008 में मुंबई के 2 बड़े होटलों, एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और दक्षिणी मुंबई में यहूदी चाबद हाउस में आतंकी हमले हुए, जिसमें 172 लोग मारे गए। जुलाई 2011 को मुंबई में 3 जगहों पर बम विस्फोट हुए इत्यादि। ये विश्व में रोज हो रही विध्वंसक एवं हृदय विदारक आतंकवादी घटनाओं के थोड़े से उदाहरण हैं। आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित तीव्र हिंसा का प्रयोग है, जिसके द्वारा निरपराध लोगों एवं संपत्ति को क्षति पहुंचती है। वह व्यक्ति जो अपने किसी मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हिंसक तरीकों का प्रयोग करता है, आतंकवादी है। वर्ष 2008 में भारत में प्रकाशित भारत में आतंकवाद नामक 8वीं रिपोर्ट में आतंकवाद को युद्ध अपराध के समान माना गया है। भारत में आतंक की गतिविधि में किसी भी प्रकार का हिंसा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कृत्य शामिल है, जिस कारण मृत्यु, जख्मी होना या संपत्ति का नुकसान होता है, और किसी वर्ग विशेष जो राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, जातीय, नस्लीय, धार्मिक या किसी अन्य प्रकृति से परिभाषित हो, के विरुद्ध हिंसा या भय फैलाता है। यह वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ द्वारा प्रदत्त आतंकवादी संबंधी वर्णन के समान है। भारत ने आतंकवाद को 4 प्रमुख समूहों में विभाजित किया है। पहला, निर्जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद। दूसरा, धार्मिक आतंकवाद। तीसरा, वामपंथ आतंकवाद। और चौथा, नार्को आतंकवाद। भारत में साउथ एशियन टेरर पोर्टल के अनुसार विगत 20 वर्षों में से 180 सूचीबद्ध आतंकी संगठित सक्रिय हैं। आतंकवादी का उद्देश्य अपनी समस्या के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होता है, और इसके लिए वह निरपराध लोगों की हत्या एवं संपत्ति के नुकसान जैसे मार्गों का सहारा लेता है। वह अपने को अनाधिकृत युद्ध का योद्धा मानता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक होता है, और सामान्यतः अपने पक्ष को वह मानवाधिकार से जोड़ने की कोशिश करता है। आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों के अपने अपने तर्क हैं, यह समझाने के लिए कि वो अपने अधिकारों का युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो। हर आतंकवादी घटना के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। हर आतंकवादी समूह का अपना एक लक्ष्य होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह समूह या समुदाय का तत्परता से किसी भी तरह समाज में भय व्याप्त कर विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तथा वर्तमान युग का सत्य यही है कि ये समूह या समुदाय इस काम में काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यदि कोई समूह निरपराध लोगों, बच्चों, स्त्रियों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाता है, तो इसे बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं होता है कि वो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध कर रहा है। यह गतिविधि हर प्रकार से मानसिक दरिद्रता की ओर संकेत करती है। आतंकवाद की किसी घटना के कारण किसी देश या किसी समुदाय का भला हुआ हो, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। जाहिर है कि आतंकवादी को अपने द्वारा अख्तियार किया गया रास्ता न्यायोचित लगता है। वैसे हमें इस पर किसी प्रकार का मंतव्य देने से पहले आतंकवादियों के मुद्दे एवं उनके कार्य करने के तरीकों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। आज किसी न किसी रूप में विश्व के लगभग हर देश को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद आज क्यों इतना लोकप्रिय माध्यम बनता जा रहा है? इसके अनेक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण बताए जा सकते हैं, जिनकी वजह से आज कुकुरमुत्ते की तरह आतंकवादी संगठन पनपने लगे हैं।
सत्तासीन सरकार किसी व्यक्ति या समूह की राजनीतिक इच्छा या महत्वाकांक्षा जो कि सरकार से टकराती है को गंभीरता से ले, इसलिए आतंकवादी द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता है। राजनीतिक असंतोष एवं द्वेष आजकल आतंकवाद में परिवर्तित होता जा रहा है, क्योंकि सत्ता पर काबिज व्यवस्था आज स्वयं भ्रष्ट होने लगी है। लगभग सभी प्रजातांत्रिक देशों में संविधानों के द्वारा सबको समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अक्सर किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव होना जैसी बातें देखी जाती है। कभी कभी किसी कानून का सही तरीके से प्रयोग न करने के मामले भी होते हैं। संस्थाओं के अपराधीकरण से भी असंतोष बढ़ता है। एक हद तक यही वे स्थितियां हैं जो सामाजिक आर्थिक असंतोष को जन्म देती है। ऐसे में कोई आतंकवादी संगठन आम जनता के हित में सामाजिक संरचना के पुनर्गठन एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राजनीतिक उद्देश्य निश्चित कर हिंसक गतिविधियां शुरू कर देता है। अपने समूह के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दलीलों से प्रभावित होकर आम आदमी भी आतंकवाद में लिप्त हो जाते हैं। भारत में आतंकवाद का लगभग यही स्वरूप है। किसी भी युद्ध के सैनिकों के लिए नैतिकता तथा अनैतिकता को परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है, परंतु आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्योंकि समाज में भय व्याप्त करना है, इसलिए यह कह देना उचित है कि भय को जीवित रखने के लिए आतंकवादी सभी प्रकार के अनुचित अनैतिक कार्यों को करने में नहीं हिचकते। दूसरों की हानि के लिए आतंकवादी स्वयं को या अपने दल के किसी भी सदस्य को आत्मघाती तत्व की तरफ प्रयोग करते हैं। इस आत्मघाती प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ये लोग बच्चों को या स्त्रियों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चे तथा स्त्रियों पर कम संदेह किया जाता है तथा पुरुषों के स्थान पर बच्चे या स्त्रियां आत्मघाती योजनाओं को आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आधुनिक समय में आतंकवाद ने अपना स्वरूप बदल लिया है और तकनीकी उन्नयन ने उनकी आतंकी घटनाओं के संचालन में मदद की है, जिससे विश्व के लिए और अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है। सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियार आज आतंकवादियों की पहुंच में हैं। आधुनिक आतंकवाद के बदलाव का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि यह पहले से अधिक प्रबल हो गया है। इराक एवं सीरिया जैसे देशों में मुख्यतः फैले आतंकी संगठन ISIS की गतिविधियों से बर्बरता का यह पहलू स्पष्ट होता है, जिसमें सिर काटना, सिर पर गोली मारना, जिंदा जलाना, बलात्कार इत्यादि जैसे बर्बर कृत्य शामिल है। आज का आतंकवादी समूह वैश्विक नेटवर्क वाला हो गया है और एक साथ विभिन्न देशों में सक्रिय है। अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों की शाखाएं विश्व के कई देशों में हैं। आतंकी संगठनों द्वारा साइबर हमले के रूप में किसी देश की सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में सींध लगाने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी की गई है। आज आतंकी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी का गलत प्रयोग कर बड़ी से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में अधिक सशक्त हो गए हैं। दूसरी ओर आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के बीच गठजोड़ एक अन्य चिंताजनक पहलू है। पेरू में शाइनिंग पाथ आतंकवादी नारकोटिक्स तस्करी गठजोड़ का एक स्पष्ट उदाहरण है। आजकल आतंकी माफिया युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। वे व्यवसायियों को सुरक्षा देने के नाम पर उनसे अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए धन वसूलते हैं। कभी कभी किसी मामले में आतंकवाद का कोई तर्कपूर्ण एवं न्यायोचित आधार भी हो सकता है, परंतु ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे मामलों में भी आतंकवादी अपने मुद्दे के प्रति अविवेकपूर्ण तरीके से हिंसक उठता है और फिर अपनी हिंसा को भी उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। वह हिंसा को अपने प्रतिरोध का उपयुक्त माध्यम भी बना सकता है। आतंकवादियों को अक्सर शहरी गुरिल्ला, प्रतिरोधी लड़ाके, क्रांतिकारी आदि नामों से पुकारा जाता है, परंतु आतंकवादी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की तरह शत्रु क्षेत्र के पूर्ण विनाश का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य उसी में परिवर्तन लाना है और कभी कभी उसे ही अधिकृत करना भी है। वह अपना निशाना किसी भी स्थान या व्यक्ति को बना सकता है, गुरिल्ला युद्ध की पद्धति की तरह किसी खास व्यक्ति या स्थान या लक्ष्य को नहीं। आतंकवादी हत्यारे से बिंदु में भिन्न होता है जब वह एक सामूहिक उद्देश्य से हिंसा में संलग्न होता है। राजनीतिक हत्याओं का लक्ष्य किसी खास व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अपराध या संस्थागत अपराध के लिए दंडित करना होता है, जबकि हत्यारे का उद्देश्य किसी पदाधिकारी को उसके पद से हटाकर किसी दूसरे को बिठाने का हो सकता है। आतंकवादी का उद्देश्य बस उसे नुकसान पहुंचाना होता है। इस प्रकार यद्यपि आतंकवादी गतिविधियों में हत्याएं भी हो सकती है, तथापि सभी हत्याएं आतंकवादी गतिविधियां नहीं समझी जा सकती। आतंकवादी अक्सर किसी हिंसा आदि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके पीछे उनका उद्देश्य अपना प्रचार करना होता है। कभी कभी अपहरण व्यक्ति का या वायुयान आदि का को भी गलती से आतंकवादी गतिविधियों में गिन लिया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है कि अपहर्ता
की मांग प्रायः धन होती है और वे अपने को किसी संस्था आदि से जोड़ने का प्रयास नहीं करते। ऐसे प्रयास किसी आतंकवादी संगठन द्वारा भी धन प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं। यद्यपि आतंकवाद की परिभाषा में बालात जैसे किसी भी चीज़ का समावेश नहीं किया जा सकता है, तथापि आतंकवादी घटनाओं की प्रकृति में जोर जबरदस्ती आ जाती है। आतंकवाद में हिंसा होती है, परंतु सिर्फ हिंसक स्वरूप के कारण आतंकवाद की निंदा नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंसा हमेशा आपत्तिजनक नहीं होती। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रयास में, अपनी अस्मिता का रक्षा के प्रयास में हिंसा का प्रयोग उचित हो जाता है। हिंसा भी शक्ति का ही एक रूप होती है, परंतु आतंकवादी हिंसा इसलिए अक्सर निंदनीय हो जाती है क्योंकि उसके शिकार निरपराध आम नागरिक हो जाते हैं। आतंकवादी आम आदमियों को इसलिए नहीं निशाना बनाते क्योंकि एक तो वे सहज सुलभ है और दूसरे उनकी हत्या संभवतः उनकी अभिव्यक्ति के लिए बेहतर माध्यम है। इसके पीछे मत यह है कि जब आम लोग इस हिंसा के शिकार होंगे तो शेष आम आदमी भी दहशत में आ जाएंगे, जिनकी संख्या अधिक है, और उनकी दहशत सरकार या अन्य लक्षित प्राधिकार पर अधिक दबाव डालेगी। कभी कभी आतंकवादी अपने पक्ष में कहते हैं कि जिन्हें निरीह कहा जाता है वे वास्तव में निरीह या निरपराध नहीं होते हैं। वे राज्य या सरकार को आर्थिक या राजनीतिक समर्थन देने के दोषी होते हैं। कभी कभी उनका यह तर्क भी होता है कि चूंकि वे लोग अपनी मांगों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए वे निरपराधी नहीं बल्कि अपराधी हैं और दंडनीय हैं। परंतु इन तर्कों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना पक्ष सुरक्षित रखने की पूरी आज़ादी होती है, विशेषकर किसी को समर्थन देने या न देने के मामले में। कभी कभी आतंकवादी अपनी हिंसा की तुलना सीमा पर लड़ रहे युद्ध से करते हैं, इसलिए उसे न्यायोचित बताते हैं, परंतु यह तुलना उचित नहीं है, क्योंकि युद्धों का उद्देश्य थोड़ी हिंसा के द्वारा बड़ी जनसंख्या के जनमाल की रक्षा करना होता है, जबकि आतंकवादी हिंसा में ऐसी कोई बात नहीं होती है। आतंकवादी जैसे ही हिंसा का रास्ता अपना लेता है और उसके उद्देश्य का नैतिक आधार ही समाप्त हो जाता है। आतंकवादी क्रूरतापूर्वक बिना किसी चेतावनी या दया के आम जनता से जीवन जीने का अधिकार छीन लेते हैं। अपने किसी अधिकार के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए किसी निरपराध व्यक्ति के जीवन के अधिकार को ढाल बनाना कहाँ तक न्यायोचित कहा जा सकता है? यदि आतंकवादी अपने को मानवाधिकार का योद्धा मानता है तो पहले उसे मानव के जीवन का महत्व समझना चाहिए। अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे के मानवाधिकारों का हनन उचित नहीं है। ऐसे बहुत कम बिंदु हैं जिन पर आतंकवादियों को न्यायोचित सिद्ध किया जा सकता है। जब राज्य स्वयं एक आतंकवादी संस्था का रूप ग्रहण कर ले तब उसके विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद का औचित्य माना जा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में भी आम आदमी की हत्या अनुचित ही समझी जाएगी, चाहे वो आतंकवादी राज्य द्वारा किया जाए या आतंकवादी संगठन द्वारा। यदि कोई भी संगठन या संस्था अपनी बातें कहने या अपना पक्ष रखने के लिए आम आदमी के प्रति हिंसा जैसे कायरतापूर्ण मार्ग का सहारा लेता है तो वह किसी भी प्रकार का नैतिक या भावनात्मक समर्थन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता। हिंसा कभी भी सकारात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं हो सकती, चाहे वह आत्महत्या ही क्यों न हो। जब असंतुष्टों के पास आपसी बातचीत, हिंसक सविनय अवज्ञा आदि जैसे मार्ग उपलब्ध हैं तो उनके द्वारा सीधे आतंकवादी हिंसा का सहारा लेने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवादी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अंधे प्रयास में दूसरों के अधिकारों का हनन आवश्यक समझने लगे हैं। हम लाख प्रकार से आतंकवाद के मुद्दे का विश्लेषण करें, उनके द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों का औचित्य हम कभी सिद्ध नहीं कर सकते। यदि हम इसके नैतिक पहलू को भी नज़रअंदाज कर दें तो भी व्यवहारिक दृष्टि से भी इसका कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शायद ही आतंकवादी संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी सफल होते हैं, सिवाय बड़े पैमाने पर हिंसा एवं विध्वंस करने के। आज सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को किसी धर्म से जोड़कर उसे पुण्यात्मक कार्य की तरह दर्शाया जाता है। हिंसा को धर्म से जोड़ देने पर उन लोगों का अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है जिन्हें किसी धर्म के लिए या किसी अन्य धर्म के विरोध में उकसाया जा सकता है। वो समाज जिसमें बच्चों का पालन पोषण इसी मानसिकता के साथ किया जाता है कि ये आने वाली पीढ़ी धार्मिक कार्यों अर्थात हिंसात्मक गतिविधियों को पूरी सभ्यता में फैला देगी और अपने दल के लिए सफलता प्राप्त करेगी, और यदि ये बच्चे अपने धर्म युद्ध में मारे गए तो मृत्युपरांत धार्मिक योद्धा को मिलने वाले कई उपहारों को प्राप्त करेंगी आदि आदि।
धर्म को हिंसा से जोड़ने पर किसी के भी मानस पटल पर कुछ भी छाप देना बहुत ही आसान हो जाता है। यह भी देखने में आता है कि शिक्षा, उच्च शिक्षा या अशिक्षा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद के पर्याय है ओसामा बिन लादेन ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। धर्म से जोड़ देने पर हिंसा अत्यधिक बलवती हो जाती है तथा धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इस हिंसा से नष्ट हो जाती है। ऐसे युद्ध का जो मनुष्यों को किसी काल्पनिक लोक में मिलने वाली सौगातों या उपहारों के लिए लड़ा जाए, कोई औचित्य हो, ऐसा असंभव है। आतंकवाद आज के युग में मानवता के लिए एक अभिशाप है तथा कुछ मानसिक रूप से पीड़ित लोगों की सोच का परिणाम है। सभी को भयक्रांत करने के लिए आतंकवादी अपने हिंसक तथा घृणित कर्मों का साक्ष्य पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए नई तकनीकों का सहारा लेते हैं। ऐसे वीडियो जिसमें किसी अपहृत व्यक्ति को प्रताड़ित करते हुए या उसकी घृणित तरीकों से हत्या करते हुए विश्व भर में दिखलाने से पूरा विश्व आतंकवादियों तथा उनके कार्यों से घृणा करने लगा है। इस प्रकार से आतंकवादी अपनी किसी भी मांग को पूरा कराने में असफल रहे हैं तथा ऐसे कार्यों को औचित्यपूर्ण कहना भी हर प्रकार से अन्यायपूर्ण तथा बर्बरतापूर्ण होगा।